हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। सो गाइस, फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। डीआरडीओ सेप्टेम 11 के रिक्रूटमेंट की डिटेल वीडियो आ चुकी है। मुझे ये पता है कि आप सभी लोगों ने काफी सारी वीडियो देखी होंगी, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो का इंतजार आप लोगों को जरूर होगा, बिकॉज इन डेप्थ आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। चाहे आप लोगों के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, बिकॉज टेक्नीशियन ए का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। इससे पहले डीआरडीओ की बात करें, सेप्टेम 9 की बात करें, सेम पैटर्न रहा करता था और अभी जो है फिर से उन्होंने वही सेम पैटर्न लागू किया है। इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, उन चीजों को समझेंगे। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना बेहद जरूरी है कि आप लोगों को अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय किस कैटेगरी को चूज करना है और उसका क्या इंपैक्ट बेसिकली हो सकता है। तो इन सभी चीजों को डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यदि आप लोग देखते हो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वह प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को इन डेप्थ दे सकूं। तो ये वीडियो स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है, बिकॉज एक ही वीडियो में हर एक चीज को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लियर है, डीआरडीओ सेप्टेम 11 का रिक्रूटमेंट आप लोगों का आ चुका है और यह चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बेसिकली काफी कम नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। क्लियर है, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले यदि हम लोग वैकेंसी देखें, 800 वैकेंसी टेक्नीशियन ए की हुआ करती थी, अभी वो 203 पोस्ट निकाली है। सिमिलर यदि हम लोग सीनियर टेक्नीशियन बी की बात करें, यहां पर 561 पोस्ट जो है डिप्लोमा पोस्ट के लिए निकाली है। इससे पहले इससे डबल पोस्ट बेसिकली निकाली थी यदि सेप्टेम 10 में देखें। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट में यदि बात करें तो जो क्रुशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 1 जनवरी 2026 रखी गई है। यानी कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। इवन कंप्लीट ही नहीं, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो उस डेट से पहले का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ऐसा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि क्रुशियल डेट से पहले का या क्रुशियल डेट तक का आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए और वही सर्टिफिकेट आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अपलोड करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले ओपनिंग डेट की बात करें, आपको क्लियर है कि 11 दिसंबर 2025 से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो है क्लोजिंग डेट जो है 1 जनवरी 2026 रात के 11:55 तक रखा गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट की बात करें, वो 3 जनवरी 2026 तक आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी आप लोगों का ओपन होगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस करेक्शन विंडो का आपको जरूरत ना पड़े उस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करना है, और वो जब कर पाओगे जब आपके पास में ऑल इंफॉर्मेशन होगी। तो इस वीडियो में हम सभी इंफॉर्मेशन को देख रहे होंगे। डेट ऑफ टीयर 1 एग्जाम की यदि हम लोग बात करें, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वेबसाइट पर जल्दी अनाउंस किया जाएगा। अब एक कंफ्यूजन काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में है, वो कंफ्यूजन ये है कि सर हमने आपका सेप्टेम 11 का कोर्स लिया है, क्या हमको नॉन टेक्निकल कोर्स अलग से लेना पड़ेगा? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो डीआरडीओ सेप्टेम 11 के आप लोगों के कोर्सेस एप्लीकेशन पर लॉन्च हुए हैं, उसमें चाहे आप टीयर 1 की बात करें, सेकंड की बात करें, यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही एग्जाम की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। चाहे वह आप लोगों का जनरल साइंस हो, जनरल इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, या आप लोगों का ट्रेड का सिलेबस हो, तो ऑल इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ एक नॉन टेक्निकल कोर्स अलग से अवेलेबल है डीआरडीओ सेप्टेम 11। ये केवल और केवल जो आप लोगों का स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है टायर फर्स्ट का, केवल उसके लिए है। इस कोर्स में जीएस, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग जो है कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। ये टेक्नीशियन ए ऑल पोस्ट के लिए है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बुक बाइंडर या किसी भी ट्रेड से
हो, आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जाम है वो कॉमन होने वाला है। तो ये कॉमन कोर्स अलग से है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिन्होंने फुल कोर्स में एनरोल किया है उनको ये कोर्स को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आपके उस कोर्स के पैकेज में ये कोर्स शामिल है, आपको कोई भी अलग से कोर्सेस लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो अदर ट्रेड वाले हैं जिन जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, बुक बाइंडर, कोपा, अलग अलग ट्रेड से हैं, वो नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेपरेट नॉन टेक्निकल कोर्स भी उनके लिए अवेलेबल है। तो ये काफी कंफ्यूजन आ रहा था तो मैंने सोचा ये क्लियर कर देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यदि वहां पे फुल कोर्स लिखा हुआ है तो फुल कोर्स का मतलब है फुल कोर्स, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, इवन आपके ट्रेड टेस्ट की गाइडेंस तक कंप्लीट चीजें वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कोई भी अलग कोर्सेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट समझिएगा, सबसे पहले यदि हम लोग पे स्केल की बात करें तो यदि हम बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की, जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत नॉन गजिस्ट्रेट के अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत लेवल 6 का पे स्केल रहेगा, यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 बेसिक रहने वाला है। यानी कि जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 35,400 होगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। यदि हम बात करें टेक्नीशियन ए पोस्ट की, इसका जो पे स्केल आप लोगों का रहेगा वो लेवल 2 का पे स्केल रहेगा, यानी कि जो स्टार्टिंग बेसिक होगा वो 19,900 रुपीस रहेगा। इसके ऊपर जो भी अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेंगे वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। इवन सारी डिफेंस की जो भी फैसिलिटीज होती है, चाहे वह कैंटीन कार्ड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, चिल्ड्रंस अलाउंस हो, वो सारी फैसिलिटीज यहां पे आपको देखने को मिल रही होंगी। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखने लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है आफ्टर द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। यदि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पात्रता की निर्णायक तिथि के बाद है, यानी कि निर्णायक तिथि क्या है 1 जनवरी 2026, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है और वो सर्टिफिकेट यदि आप अपलोड करते हो या आपके सर्टिफिकेट पर इशू डेट नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपने इंस्टीट्यूट से प्रमाणित करके लाना पड़ेगा कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्रूशियल डेट के पहले कंप्लीट हुई है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। जैसे कि आपके अलग अलग सेमेस्टर्स की मार्कशीट है, जो फाइनल की मार्कशीट है वो आपको ध्यान देना है, तो उस तरीके से आपको अपलोड करना है। मुझे उम्मीद है कि यह चीज क्लियर हो गई होगी, बिकॉज ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यदि आप लोग देखोगे प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम हर्रक परीक्षा परिणामों की घोषणा की तिथि दर्शाते हुए समेकित अंक पत्र या परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाते हुए अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की अंक पत्र अपलोड करना होगा। यदि इसमें से किसी भी दस्तावेज में परिणाम की घोषणा की तिथि नहीं दी गई है, रिजल्ट अनाउंस डेट नहीं दी गई है, तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि स्पष्ट रूप से लिखवा के लेके आना पड़ेगी, जिससे कि वो समझ सकें कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्रूशियल डेट के पहले कंप्लीट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है यह चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए अब यदि हम लोग बात करें, हम लोग सर्विस कंडीशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सर्विस कंडीशन आपकी होती है। सेकंड नंबर के पॉइंट पर सर्विस कंडीशन दिए। सर्विस कंडीशन में यहां पे ध्यान से समझिएगा, डीआरडीओ में कार्मिक नीतियां अच्छी तरह से निर्धारित है और यहां पर क्लियर बोला गया कि जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे वो भारत सरकार संघ सीमा के भीतर कहीं भी सेवा कर सकते हैं। यानी कि वो सारे नियम के अनुसार सबसे पहले आपकी 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट होते हो 2 वर्ष का परिवेक्षा अवधि यानी कि प्रोविजनल पीरियड होगा। आफ्टर प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट आपको रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा। तो क्या सर 2 साल तक सैलरी कम मिलेगी या ओनली बेसिक पे मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल अलाउंसेस, ऑल सैलरी आपको दी जाएगी। ये केवल और केवल प्रोविजनल पीरियड है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये जो है बेसिक रूल है, हर एक डिपार्टमेंट में होता है। चाहे ऑर्डिनेंस की बात करें जो कि इससे पहले था, डीआरडीओ की बात करें 2 साल का प्रोविजनल पीरियड के बाद में। एंड सेकंड चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्लियर किया है आपको
प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट होने के बाद में कहीं पर भी यदि डिपार्टमेंट चाहे तो अलग अलग जगह पे वो ट्रांसफर कर सकता है। एंड साथ साथ में इन्होंने एक और कंडीशन यहां पर रखी हुई है, यदि हम लोग सर्विस कंडीशन की बात करें, अभ्यर्थियों को अपनी पहली तैनाती यानी कि जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी उस स्थान पर कम से कम 5 साल का सेवा देना होगा, यानी कि 5 साल तक आप वहां पर जॉब करोगे। आफ्टर 5 ईयर आप ट्रांसफर की फाइल लगा सकते हो, तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 5 साल से पहले ट्रांसफर मिलना मुश्किल है, यहां पे क्लियरली बोला है। यदि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हुई कि आपको दूसरी लोकेशन पर भेजना है तो वो भेज सकता है, उसके लिए आप बाध्य हो। ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली कंडीशन है कि क्रुशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से पहले ऑल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वह एज लिमिट हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, सब कुछ। यहां पे जो आपकी एज लिमिट है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की यदि बात करें, 18 से 28 वर्ष आपकी एज लिमिट रखी गई है और इसको कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ये जो एज लिमिट है, आपकी 10th की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उसी से देखा जाएगा कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी से कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज लिमिट में, लेकिन रिलैक्सेशन जैसे ही आप रिलैक्सेशन लेते हो, मान के चलिए आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपकी एज जो है 29 ईयर है, तो उस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे, वहां पे आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लोगे। जैसे ही आपने किसी भी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया, उस कंडीशन में आप यूआर की सीट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आगे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि एज रिलैक्सेशन में किस किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, यानी कि वो 31 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है और वो यूआर कैंडिडेट है, उस कंडीशन में 10 ईयर का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूबीडी यदि ओबीसी कैंडिडेट है, उस कंडीशन में 13 ईयर, यदि एससी एसटी कैंडिडेट है तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिन्होंने 3 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कहीं ना कहीं जॉब करा है, जैसे कि ऑर्डिनेंस में जॉब कर रहे हैं, सीनियर टेक्नीशियन बी पोजीशन में, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो टेक्नीशियन ए पोजीशन में 3 ईयर कंटिन्यूअसली जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस की है, उनके लिए अप टू 40 ईयर का रिलैक्सेशन इन्होंने बेसिकली दिया हुआ है। डिफेंस पर्सनल विद डिसेबिलिटी के साथ में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, जिनको डिफेंस में कुछ डिसेबिलिटीज हुई है, तो यहां पे इस तरीके से, और वो एससी एसटी है तो उस कंडीशन में 8 ईयर का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये रिलैक्सेशन काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है रिलैक्सेशन के अंतर्गत, एज रिलैक्सेशन में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। यहां पर इन्होंने क्या क्लियर किया है, यदि आप एज रिलैक्सेशन लेते हो तो रिजर्व्ड सीट ओनली आपको मिलेगी। जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये है यूआर और ये है ओबीसी और ये है एससी और ये है एसटी। एग्जांपल से समझ लीजिएगा, मान के चलिए ये कोई भी पोस्ट है, हम मान लेते हैं कि फिटर की पोस्ट है ना, फिटर की पोस्ट है। यहां पे यूआर की 10 सीट है और ओबीसी की 6 सीट है, एससी की मान के चलो 4 सीट है और एसटी की 2 सीट है। अब कोई कैंडिडेट है जो कि ओबीसी का कैंडिडेट है, उसका ओबीसी का कैंडिडेट है और इसकी जो एज है वो 27 ईयर है, और ये 27 ईयर का कैंडिडेट किस में अप्लाई करता है, अपनी कैटेगरी में अप्लाई करता है, ओबीसी में। तो उस कंडीशन में इसके पास में कितनी सीट है, चूंकि इसकी एज लिमिट क्या है हमारी, 18 से लेके 28 साल एज लिमिट है, तो क्या ये इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है, यानी कि 28 ईयर से ज्यादा नहीं है। यानी कि यदि ये कैंडिडेट जनरल का होता तब भी अप्लाई कर पाता, चूंकि 27 ईयर है। तो इस कैंडिडेट के पास में कितनी सीट है, टोटल 16 सीट है, 16 सीट में फाइट करेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर जनरल में ज्यादा सीट है, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं, मैं 27 साल का हूं, क्या मैं जनरल में भर दूं, अनरिजर्व में भर दूं। यदि ये कैंडिडेट
अनरिजर्व्ड कैटेगरी चूज करता तो इसके पास में कितनी सीट होती? सर ओनली 10 सीट होती। समझ रहे हो? अब एक दूसरा एग्जांपल समझिएगा, दूसरे एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। मान के चलिए एक और ओबीसी का कैंडिडेट है और उसकी जो एज है वो 29 ईयर है। इस कंडीशन में क्या करेगा? वो ना चाहते हुए भी अपनी कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा, तो उसने अपने ओबीसी से फॉर्म को भरा, लेकिन ओबीसी से फॉर्म को भरते समय उसने एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया क्योंकि उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भर पा रहा है। एज लिमिट तो 18 से 28 है, लेकिन चूंकि उसको 3 साल की छूट चाहिए इसीलिए वो 1 साल यहां पे बड़ा हो रहा है, तो उसने ओबीसी चूज करी, तो अब उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन 31 ईयर तक हो गई। इस कंडीशन में इसके पास में केवल कितनी सीट है? केवल 6 सीट के लिए ये एप्लीकेबल है। और ये यदि मेरिट से ज्यादा नंबर भी लाता है, यूआर कैंडिडेट से ज्यादा मेरिट में भी आता है, तब भी उसको यूआर की सीट नहीं दी जाएगी। ये सभी कैटेगरी पर लागू होता है। यदि हम लोग पूरी समरी की बात करें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एज रिलैक्सेशन ली ओनली रिजर्व सीट के लिए आप मिलेंगे, कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया, यूआर सीट भी मिल सकती है यदि आप मेरिट में आते हो, और अपनी कैटेगरी की तो मिलेगी ही मिलेगी। यूआर पर अप्लाई करने पर डबल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की यदि बात करें, देखो मेडिकल फिटनेस के ऊपर मैं एक कंप्लीटली वीडियो लेके आऊंगा जिससे क्लियर हो, लेकिन अभी कुछ डाउट्स हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहला डाउट आता है, सर मैं चश्मा लगाता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? क्या मैं मेडिकल में बाहर हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेडिकल में पूरी तरह से फिट है। 4 डायोप्टर तक ग्लास के साथ में अलाउ करता है विजन को, चाहे नियर विजन हो, डिस्टेंस विजन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेंस मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यदि आप टेक्नीशियन में, चाहे सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हो या टेक्नीशियन ए में अप्लाई कर रहे हो, मेडिकल फिटनेस का इशू जब तक नहीं है जब तक आपकी सीरियस कंडीशन है। समझ रहे हो? सीरियस कंडीशन नहीं है, आप काम करने के लायक हो, कोई इशू नहीं है, आपका मेडिकल फिटनेस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मेडिकल फिटनेस में फिर क्या क्या, देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है वो डायरेक्टली अनरिजर्व्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, वो अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। आपको देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और उस पोस्ट में क्या आपकी कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं। यदि है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो मेडिकल में बाहर हो जाओगे। तो बस ये कॉमन सी चीज है, इनको ध्यान रखना है। और मेडिकल फिटनेस टेस्ट की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यहां पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, इस बात का ध्यान रखिए। आप काम करने के काबिल हैं, चाहे आपको चश्मा लगा हुआ है, 2.5 नंबर का है, 3 नंबर का है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बेनिफिट की जब बात आती है तो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट में यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए है। देखिए ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए स्पेशल रूल यहां पे इन्होंने क्लियर बोला है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि एनेक्सचर 2 में इन्होंने दिया हुआ है, नीचे फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है वही फॉर्मेट में आपको बनवाना है, यदि आपके पास में ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रिमिलियर का, जो कि क्रूशियल डेट तक वैलिड है, तो आपका वो चल जाएगा। यदि आपका क्रूशियल डेट तक वैलिड नहीं है तो सिंपल फॉर्मेट निकलवा के आप बनवा लीजिए। ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एक ही होता है, आपका थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, उसमें धाराएं इस के तहत इस कास्ट के अंतर्गत इस में आता है, तो उस तरह से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा यदि आपने इनवैलिड या गलत सर्टिफिकेट अपलोड किया आपको यूआर में काउंट किया जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो सही फॉर्मेट में आपको जो है डालना है। उसके अलावा यदि हम SC ST कैंडिडेट की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की बात करें, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात करें, आपको वैलिड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। रिजर्वेशन से रिलेटेड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट जो है अपने एप्लीकेशन फी की पेमेंट करेंगे। यदि सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा जो एप्लीकेशन फीस है, यदि आप UR OBC EWS
ईडब्ल्यूएस एंड एमएसपी कैंडिडेट हो 750 रुपए इनिशियल पे करना पड़ेंगे, रिफंड 500 रुपए हो जाएगा, 250 आपका एप्लीकेशन फी लगेगा। लेकिन जो रिफंड अमाउंट है वो जब ही मिलेगा जब आप लोग स्क्रीनिंग एग्जाम यानी जो टायर फर्स्ट का एग्जाम है उसको आप अटेंड करोगे। यदि आप उसको अटेंड नहीं करते हो टीयर फर्स्ट के एग्जाम को, उस कंडीशन में आपको रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा और उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको एग्जाम में बैठने की जरूरत है, प्रेजेंट होने की जरूरत है, जब भी आपको रिफंड अमाउंट मिलने वाला है। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें जो है कहीं ना कहीं वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट की, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन इनिशियल 500 फी जमा करना पड़ेगा, उसके बाद में उनको 500 रिटर्न मिल जाएगा। अब यहां पर टेक्नीशियन है, आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमएसपी की बात करें 600 रुपए लगने वाला है, 100 रुपए एप्लीकेशन फी है, 500 रुपए रिफंड होगा। वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन की बात करें, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, इनिशियल 500 पे करना पड़ेगा, लेकिन ये 500 रुपीस आपका रिफंड हो जाएगा जब आप अपने टायर फर्स्ट के एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे। यहां पर क्लियरली लिखा है रिफंडेबल फी अमाउंट ऑफ 500 शैल बी रिफंडेड ओनली हु दिस कैंडिडेट हु अपीयर इन टीयर फर्स्ट एग्जाम, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। यहां पे देखो एग्जामिनेशन सिटी दी गई है और यहां पे 77 एग्जामिनेशन सिटी है, लगभग हर शहर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको अपने से बहुत ज्यादा दूरस्थ जगह पर नहीं जाना है, काफी डिस्टेंस में नहीं जाना है, आप अपने एग्जाम सिटी को चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एग्जाम सिटी है केवल और केवल टीयर फर्स्ट के एग्जाम, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है उसके लिए एग्जामिनेशन सिटी है। जो आपका टीयर सेकंड या प्रैक्टिकल जो होगा उसके लिए कोई भी एग्जाम सिटी आप चूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको बुलाएगा, डीआरडीओ जहां बुलाएगा वहां पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि टीयर सेकंड चाहे सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी हो या टेक्नीशियन ए हो, दोनों के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए परीक्षा शहर नहीं है। ये टीयर सेकंड ट्रेड टेस्ट के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शहर का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है एवं इन परीक्षाओं के लिए शहरों का निर्धारण सेप्टम द्वारा किया जाएगा, आपके द्वारा नहीं। वो जहां भी बुलाएंगे आपको जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, क्या मैंने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, मैं दोनों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल दोनों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड पेइंग सेपरेट फीस, आपको हर एक पोस्ट कोड के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फी जमा करनी होगी एंड सेपरेटली फॉर्म को अप्लाई करना होगा। लेकिन यहां पर कंडीशन दी गई है, हो सकता है जो एग्जामिनेशन है सेम डे शिफ्ट में अलग अलग शहर में आपके कंडक्ट हो, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे कि आप दोनों एग्जाम अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं आपको जनरल केस बताऊं, कहीं ना कहीं वो एग्जाम डेट में थोड़ा सा वेरी करते हैं ताकि आपको एग्जाम देने का मौका मिले। तो आप लोग यदि डिप्लोमा आईटीआई दोनों किए हैं या 2 ट्रेड से आईटीआई किए हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे बेसिकली STAB की, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की डिप्लोमा लेवल की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए। यहां पे देखो आपका जो एग्जामिनेशन मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, चाहे टायर फर्स्ट हो टीयर सेकंड हो, दोनों ही एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले यदि फर्स्ट एग्जाम की बात करें, टीयर फर्स्ट जो होगा CBT फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि यहां पे कैंडिडेट को छटनी करा जाएगा, जो है छांट के अलग किया जाएगा। इसमें देखो क्या बोला गया है, जो ये कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट का मतलब है यहां पे STB की जितनी भी पोस्ट है, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जितनी भी पोस्ट है, ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट है, उन सभी पोस्ट का ये वाला जो एग्जाम है वो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, यहां पे देखो जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया पोर्शन दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के
40 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे, 150 नंबर के होंगे और इसके लिए 120 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। जो सेकंड एग्जाम होगा वो सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि यहां से आपकी कहीं ना कहीं मेरिट बनने वाली है। और इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दिया है। कई सारे कैंडिडेट क्या है ना, पार्ट फर्स्ट से घबरा रहे हैं, सर पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है और इसमें कैसा क्या है। तो देखो, पर्सनैलिटी टेस्ट का आपका कोई भी रोल नहीं है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी हिस्सा नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट में आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एग्जाम हॉल में कैसे बिहेव कर रहे हो, तो उस कंडीशन में यदि आप बहुत ज्यादा शोरगोल कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो उस कंडीशन में वो थोड़ा सा एक्शन ले लेते हैं। तो ऐसा तो करना नहीं है, अपन स्टूडेंट्स हैं, सिंपल सा जाना है, एग्जाम देना है। तो यहाँ पे कोई आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है और इसका ना ही आपके एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी हिस्सा है। तो इससे डरने की बात नहीं है कि कोई भी आपको बेवकूफ बनाए आके कि हम इसकी तैयारी करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, तो बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा और इतना आप समझदार हो, यहां पे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेन एग्जाम आपका पार्ट सेकंड है, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट पोस्ट कोड। यहां पे क्या है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के, 120 मिनट आपको दिए जा रहे होंगे। यहां पे देखो, यहां पे क्लियर बोला है, पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन। इसका कोई भी सिलेक्शन में हिस्सा नहीं है, केवल और केवल ये आपको डराने के लिए, ताकि आप डिसिप्लिन में रहें, एग्जाम सेंटर पर हल्ला गुल्ला ना हो। वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। यहां पे जो मेरिट बनेगी वो आपके इस पार्ट 2 से बनेगी। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा जो करता है वो आपका पार्ट 2 करता है। देखो, इसका रेशो इतना रखा गया है स्क्रीनिंग का कि आप आराम से इस हिस्से में आ जाओगे। और यहां पे यदि आपके ट्रेड में पकड़ है, अपने सब्जेक्ट में पकड़ है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से बेसिकली हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, यहां पे थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिएगा किस किस रेशो में। ये हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, अभी आईटी स्टूडेंट्स को यहां पर देख रहे होंगे। यहां पे जो स्कोर है वो देखो, दोनों ही आपके जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप लोगों का होगा, चाहे वह टीयर फर्स्ट एग्जाम हो या सेकंड एग्जाम हो। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, जो कि सीबीटी होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो टीयर फर्स्ट टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग एंड टीयर सेकंड टेस्ट फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए लिया गया है, ये स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? देखो, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में क्या रखा गया है, स्क्रीनिंग में ध्यान रखिएगा 40% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 35% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। ये क्या है? ये क्या है? ये भैया है पासिंग मार्किंग। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पासिंग मार्किंग। लेकिन पहला जो आपका स्क्रीनिंग है उसमें इन्होंने बोला है हम लोग 1:10 के रेशो में बुलाएंगे। जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1:10 के रेशो में हम सेकंड जो आपका एग्जाम होगा टीयर सेकंड का, उसके लिए कॉल करेंगे। हम इतनी छटनी करेंगे, यानी कि पहले भी हम मेरिट बनाएंगे। लेकिन एक और चीज यहां पे बेसिकली इन्होंने बोली है, नीचे यदि आप लोग देखोगे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इस रेशो को इंक्रीज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। तो कई केस में हमने देखा है कि केवल और केवल जो कैंडिडेट 40% मार्क्स जो केवल और केवल जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है और 30% मार्क जो रिजर्व कैटेगरी से है, वो यदि ले आते हैं, उन वहां पे भी डीआरडीओ क्या करता है, सेकंड स्टेज का देने का वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है बुलाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो वो बोल रहे हैं कि या तो हम 1:10 के रेशो में बुलाएंगे, यदि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो हम लोग छटनी कर देंगे, और ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि हम इस रेशो को 1:15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, एटलीस्ट 1:10 तो रहेगा ही। तो पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ऐसी भीड़ को हटाने के लिए जो बिल्कुल भी नॉन टेक में कमजोर है। तो आपका यदि नॉन टेक थोड़ा भी सही है ना तो आप निकल जाओगे, लेकिन साथ साथ में आपको अपने टेक्निकल की तैयारी जरूर करना है, वहां पे मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मेरिट तो उसी से बनेगी, इसके चक्कर में उसको नहीं भूल जाना है। यहां पर देखो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टीयर 2 परीक्षा के लिए 1:10 रेशो, जैसे जितनी भी रिक्त संख्या है में वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। हालांकि संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर यह अनुपात बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है, यह उन्होंने क्लियर किया है। देखो, घटाते तो नहीं है, बढ़ाते ही है ज्यादातर। ये हम बात कर रहे हैं आईटीआई स्टूडेंट्स की, यहां पे समझ लो सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, इसको समझो सबसे पहले
क्योंकि पहला एग्जाम आपका यही होगा। पहले एग्जाम में क्या क्या आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे और 120 मिनट आपको मिल रहे होंगे। इसमें देखो क्या होगा, जनरल साइंस का वेटेज 40 नंबर, मैथमेटिक्स का वेटेज 40 नंबर और रीजनिंग का वेटेज 40 नंबर। 30 नंबर हमारा है जनरल इंग्लिश का। और चारों ही ये सभी सब्जेक्ट को जो है कोर्सेस में आपके कवर करा रहे हैं, तो निश्चिंत रहो, केवल स्क्रीनिंग है, कोई इतना ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। जबकि जिन कैंडिडेट का नॉन टेक, देखो अब यहां पे कौन से स्टूडेंट्स फंस जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स फंस जाएंगे जिनका नॉन टेक तो बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहां पे फंसने वाले हैं। लेकिन जिनका नॉन टेक भी ठीक ठाक है और टेक्निकल काफी अच्छा, वो निकल जाएंगे। क्योंकि देखो स्क्रीनिंग में तो 1:15 में बुला रहे हैं, 1:15 में आप आराम से आ जाओगे। यदि हम टेक्नीशियन ए की बात करें, यहां पर रेशो ज्यादा रखा है, एक पोस्ट पर 15 लोगों को, मतलब उसमें आराम से फिट हो जाओगे। यदि आपका नॉन टेक अच्छा है, थोड़ा ठीक है, मतलब तब भी चलेगा। तो यहां पे उसके बाद में जो फाइनल सिलेक्शन है वो तो आपके पूरे के पूरे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पर होने वाला है। 120 प्रश्न जो आएंगे वो ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, जिसमें ट्रेड थ्योरी, WCS और ED के क्वेश्चन होंगे और यहीं से आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पर्सनैलिटी टेस्ट कुछ नहीं है, इसका आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो, व्यक्तित्व परीक्षण को अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, क्लियरली। टियर सेकंड परीक्षा के लिए मेरिट सूची केवल टियर सेकंड परीक्षा के भाग 2 यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, विषय विशिष्ट के क्वेश्चन है, उसी के प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट तैयार करी जाएगी। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जो टेक्निकल है वो काफी अच्छा होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल में जाने के लिए नॉन टेक्निकल का बेसिक इतना हो कि आप 1:15 के रेशो में आ सकें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है यह चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पे देखो ध्यान रखिएगा, आपका नकारात्मक अंकन भी है दोनों में, जो कि 0.25 यानी कि 1/4 के रेशो में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जो कि निग्लिजिबल है। 1/4 25% प्रोबेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। यदि आप 4 क्वेश्चंस लगाओगे, वहां पे एक क्वेश्चन तुक्का भी लग जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाली है यदि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक सही है। जो चीजें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक, AI एक्सट्रैक्शन क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं, कोर्सेज में जो चीजें चल रही है, यदि उन चीजों को आप सही से पकड़ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, आपको इशू नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहां पर भी स्क्रीनिंग मानदंड में ये 15 के रेशो में बुला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे टियर सेकंड परीक्षा के लिए 1:15 यानी कि एक पोस्ट पर 15 लोगों को ये कॉल करेंगे, यानी कि जहां पे एक पोस्ट है वहां पे 15 स्टूडेंट्स टियर सेकंड को दे रहे होंगे। तो इतना रेशो, काफी अच्छा रेशो इन्होंने लिया है, जिसमें कि थोड़ा बेसिक भी यदि नॉन टेक का है वो आराम से आ जाएगा। एंड उसके बाद में जो ट्रेड टेस्ट है उसमें 1:8 में बुलाएंगे, है ना, वहां पे भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे जहां पे चीजें आपकी क्लियर हो, देखो यदि टाई की सिचुएशन बनती है, 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं, तो सबसे पहले ST एक B की बात करें, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की बात करें, इसमें देखो टाई की सिचुएशन में क्या देखा जाएगा, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखे जाएंगे, किसके ज्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद में जन्म तिथि, आयु में बड़े अभ्यर्थी को योग्यता दी जाएगी जो एज में ज्यादा है, और वर्णमाला क्रम में इंग्लिश में जिसका नाम जो है अभ्यर्थी का पहले नाम को मेरिट में सूची में देखा जाएगा ABCD के तहत। टेक्नीशियन ए में DRDO द्वारा प्रशिक्षित अप्रेंटिस विद्यार्थी जो है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि जिन्होंने DRDO से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उनको ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई ही माना जाएगा, उनको ट्रेड टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
उनको ट्रेड टेस्ट में छूट दी गई है जिन्होंने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उन कैंडिडेट को। तो ये अप्रेंटिसशिप वालों को डीआरडीओ ने बेनिफिट दिया है यदि आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिस किया है। अदर जितने भी कैंडिडेट है उनको अप्रेंटिस में क्वालिफाई होने की आवश्यकता होगी, उसके बाद उनका फाइनल मेरिट बेसिकली देखा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में आंसर की बात करें, जैसे ही आपका एग्जाम होगा विद इन 7 डेज आप लोगों का आंसर की बेसिकली आ जाएगा, जहां पे आप लोग क्लेम कर पाओगे क्वेश्चन को। साथ साथ में फिर से इंफॉर्म करना चाहूंगा, डीआरडीओ सेप्टेम 11 के फुल कोर्सेस फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये 3 ट्रेड के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। फुल कोर्स इन द सेंस चाहे टीयर फर्स्ट एग्जाम हो, टीयर सेकंड एग्जाम हो, इवन आपके प्रैक्टिकल की गाइडेंस भी वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो सारी चीजें देखो, स्मार्ट अप्रोच कैसे है, मोटिवेशन आपको कैसे तैयारी करनी है, प्लस तैयारी करा रहे हैं वहां पे, हर एक चीज आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक फुल कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है, फुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में ऐसे कैंडिडेट जो अलग अलग ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, बुक बाइंडर से हैं, कोपा से हैं, जो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन स्पेशल टेक्नो के साथ में जुड़ के करना चाहते हैं, वो नॉन टेक्निकल वाला कोर्स ले सकते हैं जो काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। ओनली 499 में आपको नॉन टेक्निकल कोर्स मिल जाएगा। साथ साथ में अभी सभी कोर्सेज के ऊपर 5% डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आप कूपन अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 31 दिसंबर तक बेसिकली रहने वाला है। तो जब तक आप अपने कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड सारी बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस जो है चल रहा है। नो इशू, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।